हाय एवरीवन, क्या आपने भी एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम 2021 को टारगेट किया है? जैसा कि आपको पता है कि एमपीपीएससी के द्वारा रिसेंटली कैलेंडर को आउट किया गया था और इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपकी एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम 2021 की टेंटेटिव एग्जाम डेट जून 2022 है। इस डेट को ध्यान में रखते हुए नेविगेट इंस्टीट्यूट और परीक्षा ऐप मिलकर 5 जनवरी 2022 से लाइव वीडियो कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। यदि आप भी इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा दा सक्सेस ऐप और यूज करें नेविगेट 30 कूपन कोड को और पाएं फ्लैट 30% अर्ली बर्ड डिस्काउंट। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ भवेदी पाटीदार और मैं आपका वेलकम करता हूं नेविगेट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास आयोग ने एक कैलेंडर रिलीज़ किया है। उस कैलेंडर में आपको दिया गया है कि आपका एमपीपीएससी एई का एग्ज़ाम जून 2022 में कंडक्ट करवाने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास नोटिफिकेशन आना है। अभी अब आयोग का कैलेंडर आ चुका है, मतलब नोटिफिकेशन की बहुत जल्दी तैयारी है और इस तैयारी को करवाने के लिए नेविगेट इंस्टीट्यूट की तरफ से आप लोगों को हम लोग ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करने वाले हैं। हमारे यहाँ पे ऑनलाइन बैच स्टार्ट होने वाला है 5 जनवरी 2022 से। 5 जनवरी के पहले, इस बैच को स्टार्ट होने के पहले जिन बच्चों का एडमिशन होता है उनके लिए कुछ ऑफर्स रखे हुए हैं हमने, जो आपको अभी आप बात कर लीजिए कांटेक्ट में और आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या ऑफर्स हैं। तो एक बार आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बैच ज्वाइन कर सकते हैं और एमपीपीएससी एई की तैयारी कर सकते हैं। चलिए अब मैं थोड़ा सा डिटेल करता हूं इसका कि जो एमपीपीएससी एई है, इसके लिए जो आयोग ने आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, तो पहली बात तो ये सबसे सिंपल बात, आप लोग इस बात को जानते भी हैं कि एमपीपीएससी ने केवल एक एग्ज़ाम रखी है आपके लिए और वो है ऑब्जेक्टिव बेसिस पे। ठीक है, अब वो एक एग्ज़ाम में आपको पेपर जो आता है वो क्वेश्चन आते हैं उसमें टेक्निकल पोर्शन के और नॉन टेक पोर्शन के। आपके पास टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं और उन 150 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो नॉन टेक पोर्शन से आ रहे हैं, नॉन टेक्निकल पोर्शन से आते हैं। ठीक है, तो ये जो नॉन टेक वाला पोर्शन है ये क्या क्या कवर करता है या इसमें आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, सबसे मेजर बड़ा पार्ट जो उसमें है वो है मध्य प्रदेश का जनरल नॉलेज, मतलब मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। ठीक है, उसके बाद जो इसमें सेकंड पॉइंट है, सेकंड टॉपिक है या सेकंड चैप्टर या सेकंड सब्जेक्ट बोल लीजिए उसको आप, वो है आपका आईसीटी का, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और तीसरा जो एक पोर्शन बनता है वो बनता है करंट अफेयर का, वो आज के आपके समसामयिक मुद्दों को भी पूछता है। ठीक है, तो आपको ये 3 बेसिस पे तैयारी करना है। एक होगा आपका मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, दूसरा होगा आपका आईसीटी और तीसरा है आपका करंट अफेयर। ये तीनों कंसिस्ट करते हैं किसमें? आपके नॉन टेक वाले पोर्शन में। जो आपके 150 क्वेश्चंस आ रहे थे उसमें से 50 क्वेश्चंस का जो पोर्शन या वेटेज जो रख रहा है वो आपका नॉन टेक रख रहा है। क्लियर है इतना? चलिए अब देखते हैं। आप लोगों को मैंने बता ही दिया है कि 5 तारीख से हम लोग नई बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन बैच आने वाली है। उसके बारे में आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उसमें जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टीट्यूट में और ऑफर्स के लिए आप अवेलेबल रहें। 5 तारीख के पहले आपको ऑफर्स मिलेंगे, तो आप एक बार ये ट्राई कर लीजिएगा कि आप उस ऑफर का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मैं आपको बताता हूं कि जो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान है ये आपके वो नॉन टेक वाला जो पोर्शन है जो 50 क्वेश्चन कवर करने वाला है। कितने क्वेश्चन आएंगे इससे? लगभग 50 क्वेश्चन, लगभग नहीं, फिक्स है ये। ठीक है, इससे कितने क्वेश्चन आना है? 50 क्वेश्चन ही आना है। उस 50 क्वेश्चन का अगर आप वेटेज देखेंगे तो उसमें से 35 क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे आपके एमपीजीके से रिलेटेड। किससे रिलेटेड होंगे? एमपीजीके से रिलेटेड। ठीक है, और 10 क्वेश्चंस के समथिंग 9 to 10 क्वेश्चंस जो होंगे वो मिलने वाले हैं आपको आईसीटी से। कहां से मिलेंगे? आईसीटी से। और बचा हुआ पोर्शन जो होगा 5 to 6 क्वेश्चन जो हैं वो मिलने वाले हैं आपके करंट अफेयर के। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी नॉन टेक की तैयारी पूरी होगी। आपको ये तीनों पढ़ना पड़ेंगे, मध्य प्रदेश का जीके, आईसीटी और करंट अफेयर। ठीक है, तो अब हम जो है आपको मैं कुछ डेमो लेक्चर प्रोवाइड कर देता हूं रिगार्डिंग हमारा मध्य प्रदेश जीके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि मध्य प्रदेश जीके या एमपी जीके की जो प्रिपरेशन है वो कैसे और कहां से शुरू करना है। तो देखिएगा जरा, कुछ एक डिटेल सिलेबस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपको और अगर डिटेल सिलेबस चाहिए तो उसको जो आयोग ने हमें डिटेल सिलेबस प्रोवाइड किया है उसे हम लिंक में शेयर कर देंगे या डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप उसको जाकर सर्च कर लीजिएगा और चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, ये जो मध्य प्रदेश जीके है इसको हमने मेजरली 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। हम बोलते हैं मध्य प्रदेश ज्योग्राफी, मतलब एमपी की हमको पढ़ना है ज्योग्राफी, जिसमें आप इसको आप बोलते हैं भूगोल।
ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट जो बनता है वो बनता है आपका मध्य प्रदेश पॉलिटी एंड इकोनॉमी। जो हमें सिलेबस प्रोवाइड किया गया है उसमें उसने पॉलिटी और इकोनॉमी को साथ में रखा हुआ है। मध्य प्रदेश की राजनीति और अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा गया है। फिर हम बात करते हैं, इसमें हमको पढ़ना है मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और फोर्थ पोर्शन जो डिवाइड हमने अपने हिसाब से डिवाइड किया है, हम उसको बोल रहे हैं मध्य प्रदेश आर्ट एंड कल्चर। क्या बोल रहे हैं इसको? मध्य प्रदेश आर्ट एंड कल्चर। तो ये चारों टॉपिक जो होंगे इनको मिलाकर बनेगा आपका मध्य प्रदेश का जीके, जो अभी मैंने बताया कि ये 35 मार्क्स कवर कर रहा है। क्लियर है इतना? एक एक करके शुरू करते हैं हम। अभी स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी से, मध्य प्रदेश के भूगोल से। तो मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देता हूं मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी से जस्ट पहले, या आपको मैं बताऊं कि एक सिंपल सा पहले मैं आपको क्वेश्चन कर लेता हूं, फिर मैं बताता हूं आपको। आपने एक पॉइंट पढ़ा है कि मध्य प्रदेश जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है या गोंडवाना पार्ट का हिस्सा है, ठीक है। मतलब आप जो ये क्वेश्चन बताते हैं कि बोलते हैं कि मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, तो ये कहाँ से आया? तो पहला पॉइंट सिंपल सा है, आपको पता है मध्य प्रदेश की जो ट्राइब्स है या जनजाति है उसमें एक गोंड ट्राइब आती है, ठीक है। तो ये जो गोंडवाना वर्ड निकल के आया है, ये निकल के आया है आपका गोंडवाना ट्राइब्स, गोंड ट्राइब से, ठीक है। अब ये था क्या, तो इसके बारे में एक छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये आपकी अर्थ है, इस अर्थ पर हमारे पास इनिशियली जब ये अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था या जब अर्थ बनी थी, तो सबसे पहले एक छोटा सा हिस्सा था, इसको हम बोलते थे पेंजिया। और ये बाकी बाहर जो सराउंडिंग आपको दिख रहा है ये पूरा वाटर फील्ड था। क्या था? इसमें पूरा वाटर फील्ड था, और ये वाटर वाला जो एरिया था इसको बोला जाता था पेंथालसा, ठीक है। अब ये वाटर वाला एरिया आप भी जानते हैं कि 71% जो एरिया है हमारा लैंड का, उसमें से आपका जो पूरा अर्थ का जो 71% एरिया है वो वाटर कवर्ड है, और 29% जो एरिया है वो एरिया आता है आपके लैंड पार्ट के अंदर। अब क्या होता है कि धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस के थ्रू और इंटरनल एक्टिविटी के थ्रू, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस के थ्रू अर्थ के ऊपर जब फोर्स लगते हैं, तो ये वाला जो आपका लैंड वाला पार्ट था जिसको आप बोल रहे हैं कि ये 29% है, ये लैंड वाला पार्ट क्रैक हो जाता है और बीच में से इसकी एक दरार पड़ जाती है, और दरार पड़ने के बाद ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। एक इसका अपर पोर्शन बन जाता है, ऊपरी हिस्सा, और नीचे बन जाता है लोअर पोर्शन। क्लियर? और जब ये पेंजिया, जिसका हमने नाम दिया था पेंजिया, जब ये डिवाइड होता है तो ये डिवाइड होता है अंगारा एंड गोंडवाना लैंड में। किस में डिवाइड होता है ये? अंगारा एंड गोंडवाना लैंड में। अब समझिएगा यहां से, अब आप समझ ही गए होंगे कि ये जो हमारा नीचे वाला पोर्शन है, मतलब जो आपने पेंजिया को डिवाइड किया था अंगारा और गोंडवाना में, मध्य प्रदेश जो है वो इस गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, इस गोंडवाना पार्ट में आता था, ये आता है, ठीक है। इसीलिए जो बोलते हैं कि मध्य प्रदेश किसका पार्ट है, या भारत भी बोल लीजिए, भारत किसका हिस्सा है, तो वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। क्लियर इतना? ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इनिशियली हिस्ट्री के हिसाब से देखेंगे तो हिस्ट्री में आपको मध्य प्रदेश की हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो आप समझ में आएगा। वो हिस्ट्री चलती है 1947 तक, हमारी आज़ादी तक, इंडिपेंडेंस तक की आप हिस्ट्री देखेंगे। जब आप मध्य प्रदेश का जीके में हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाई जाएगी पूरा पाषाण काल से लगाकर, पेलियोलिथिक एज से लगाकर 1947 तक की हिस्ट्री पूरी। हम 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट होने के बाद हमारे सामने एक बहुत बड़ी जो चुनौती थी, हमारे सामने एक बहुत बड़ा टास्क था, वो ये था कि जो भारत है, भारत लगभग 565 रियासतों में बटा हुआ था, 565 प्रोविंसेस हुआ करते थे, ठीक है। अब वो प्रोविंसेस जो थे ना 565, उनमें आप ये समझ लीजिए कि जैसे आज की डेट में आप देखते हैं राजे रजवाड़े जो होते हैं ना, जो बोलते हैं कि ये इंदौर वाला जैसे होलकर हैं, आपके ग्वालियर वाले सिंधिया हैं, ये राजा महाराजा हुआ करते थे। मतलब इनके पास एक रियासत थी जिसको आप इंदौर रियासत, ग्वालियर रियासत इस तरीके से बोलते हैं। तो भारत जो था वो 565 रियासतों में बटा हुआ था। अब टास्क ये था 1947 में इंडिपेंडेंट होने के बाद कि ये 556 जो है, 565 जो आपके पास प्रोविंसेस हैं, इनको डिवाइड करके अलग अलग क्या बना दिए जाए, राज्य बना दिए जाएं। हमारी सरकार जो बनी, उन्होंने डिसाइड किया कि अब इसको हम राज्यों में बांट देते हैं। ये प्रोविंसेस जो हैं, राजे रजवाड़े वाला सिस्टम जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा, और ख़त्म करने के बाद हम इसमें क्या बनाएंगे, स्टेट बनाएंगे। तो देखिए 1947 से मैं आपको लेके चलता हूँ। 1947 ईयर है जब आप इंडिपेंडेंट हुए हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद क्या होता है, हमारे यहाँ पे एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम होता है एस.के. धर कमेटी। कौन सी कमेटी होती है? तो एस.के. धर कमेटी होती है। इसको बोला जाता है एस.के.
धर कमेटी। ये क्यों बनाई गई थी? ये इसलिए बनाई गई थी कि जो भारत में रियासतों का बंटवारा किया गया है उनके ऊपर निरीक्षण करें, उनके ऊपर कुछ परीक्षण करें और ये डिसाइड करें कि हमारे देश में कितने राज्य बनाए जाएं, कितने राज्य बनाए जाएं और उन राज्यों को बनाने का आधार क्या होगा। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि राज्यों को बनाने का आधार क्या होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा एक कमेटी बनाई जाती है। उनका वो कमेटी जो होती है उसकी कमेटी के अध्यक्ष होते हैं एस के धर, और इसी वजह से इस कमेटी का नाम दिया गया था एस के धर कमेटी। ठीक है, एस के धर कमेटी। अब ये कमेटी ने ऑब्जर्वेशन किया, पूरा स्टडी करने के बाद जब अपनी गवर्नमेंट को रिपोर्ट प्रोवाइड की तो अपनी रिपोर्ट में ये बात बोलते हैं कि जो मध्य प्रदेश है ना, या पूरा जो आपका भारत है, उसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर, प्रशासन के आधार पर डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमको शासन करना है ना। तो आपका जो डिवीजन होना चाहिए देश का, वो होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे, मतलब प्रशासनिक आधार पर दिक्कत ये थी, आप जानते हैं कि भारत बहुत बड़ी विविधता वाला देश है, हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत है, लैंग्वेज के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे, XYZ बहुत बेसिस पे हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी है। तो दिक्कत ये होती है कि हमारे यहाँ की जो जनता है, जनता चाह रही थी कि प्रशासनिक आधार ना हो और जो राज्यों को बनाना है उनका आधार होना चाहिए भाषा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सामने निकल के आई वो ये आई थी कि हमारे यहाँ की जनता चाहती थी कि जो भारत का विभाजन हो या भारत जब राज्यों में बटे तो वो भाषाई आधार पर बटे, ना कि प्रशासनिक आधार पर। तो एक समस्या खड़ी होती है और ये जो एस के धर कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट दी थी ये फाइनली खारिज हो जाती है, खत्म कर दी जाती है। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई। अब इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद नेक्स्ट ईयर एक और कमेटी बनाई जाती है, वो बनती है 1948 में, और उस कमेटी का नाम दिया गया JVP कमेटी। क्या बोला गया इसको? तो JVP कमेटी बोला गया था। अब ये कमेटी का काम क्या था? तो पहली बात तो आप इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कभी कभार आपसे एग्जाम में ये पूछ लेता है कि राज्यों के गठन के लिए गठित JVP कमेटी जो थी उसमें ये JVP में फुल फॉर्म क्या है, या कौन कौन शामिल थे, या उसके कौन कौन सदस्य थे। तो देखिए इसमें जे जो है ये है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उस समय जवाहरलाल नेहरू, जे का मतलब क्या है, जवाहरलाल नेहरू। यहां पे जो वी लिखा है ये है आपका वल्लभ भाई पटेल, और पी का मतलब है पट्टाभी सिद्धारमैया। ठीक है, इन तीनों से मिलके जो कमेटी बनती है, ये कमेटी को बोला गया था कि अब आप देखिए कि भारत में जो है राज्यों का गठन किस आधार पर किया जाए। JVP कमेटी ने जब अपनी रिसर्च की, रिसर्च करने के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो ये रिपोर्ट फिर से इसी बारे में बात कर रही थी कि भारत को अगर सुचारू रूप से प्रशासन करना है, चलाना है, तो हमें जो डिवीजन करना पड़ेगा या जो विभाजन करना पड़ेगा वो किस बेसिस पे करना पड़ेगा। तो फिर से एडमिनिस्ट्रेशन का नाम आया। तो दोनों कमेटी जो थी वो एक बात पे आके टिक जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासनिक आधार पर। आ रही इतनी बात समझ में आपको? ठीक है, बेसिस कौन सा था? प्रशासनिक आधार। लेकिन अभी भी हमारी जनता चाहती थी कि डिवीजन हो भाषा के आधार पर, विभाजन हो भाषा के आधार पर। तो इसके बाद फिर से क्या होता है कि इसी बीच एक थोड़ा सा एक व्यक्ति हैं 1953 में, एक व्यक्ति जिनका नाम था पी रामालू। ठीक है, ये पी रामालू जो थे ये आंध्र प्रदेश से थे। कहाँ से थे? आज का जो आप आंध्र प्रदेश देख रहे हैं उससे थे। आंध्र प्रदेश के ये व्यक्ति जो गांधी जी के साथ विभिन्न मूवमेंट्स जो थे, उनके आंदोलन थे, उनमें कार्यरत रहे, गांधीवादी विचारधारा के ये व्यक्ति थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक आमरण या भूख हड़ताल टाइप का अनशन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, हंगर स्ट्राइक कर दी इन्होंने, और हंगर स्ट्राइक करने के बाद लगभग 56 दिनों के बाद इन पी रामालू की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब जब पी रामालू की डेथ हुई आफ्टर 56 डेज, कितना 56 दिन बाद इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो जब इनकी मृत्यु हुई तो दिक्कत ये हुई कि आंध्र प्रदेश वाली जो जनता थी, जिनका नेता पी रामालू थे, जब इनकी डेथ के बाद सरकार ने या तो बात नहीं मानी या सरकार अपने हिसाब से सोच रही थी, तो जनता उग्र हो जाती है, और उग्र होने के बाद वहाँ पे वायलेंस हो जाता है, और फाइनली ये वायलेंस को दबाने के लिए सरकार को एक काम करना पड़ता है। सरकार बोलती है कि ठीक है, आंध्र प्रदेश जो होगा, आंध्र प्रदेश को हम भाषा के आधार पर गठित कर देते हैं, और भाषा के आधार पर गठित करने के बाद मतलब आपको भाषा ही आधार पर या लैंग्वेज बेसिस पर, भाषा ही आधार पर जो एक राज्य मिला 1953 में। कब मिला? 1953 में एक राज्य मिलता है जिसका नाम होता है आंध्र प्रदेश। क्या इतना समझ पाए आप? अब देखिए
यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है, पहली बात तो ये कि भारत में या भारत का जब गठन हुआ, पुनर्गठन हुआ बोल लीजिए, तो पुनर्गठन के समय भाषाई आधार पर कौन सा पहला राज्य बना? तो आंसर है आपका आंध्र प्रदेश। कब बना? तो आंसर है आपका 1953 में। ठीक है, ये जो राज्य बनाया गया था, एक चीज और यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, आंध्र प्रदेश जो बनाया गया था ये तेलुगु भाषी राज्य था। कैसा था? तेलुगु भाषी, मतलब यहाँ की जो जनता थी वो तेलुगु में या तेलुगु भाषा के आधार पर ये आंध्र प्रदेश बनाया गया था। सिंपल सी बात है। चलिए, अब जब आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर बना दिया तो बाकी के राज्यों के साथ भी ये मांग बढ़ने लगी कि अब क्या किया जाए, हमें भी भाषा के आधार पर राज्य बना दिया जाए। ठीक है, और जब ऐसा हुआ तो ऐसा करने के बाद सारी जनता जो थी अलग अलग राज्यों की, वो अपने राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने की मांग बढ़ाने लगी। और फिर फाइनली अंतिम रूप से सरकार को एक निर्णय लेना पड़ा कि क्या करते हैं। सरकार ने आश्वासन दिया 1953 में और बोला कि हम एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना देते हैं। क्या बना देते हैं? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, मतलब राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या बना दिया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, ये राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। इसकी अगर आप डेट चाहें तो लिख लीजिएगा, 29 दिसंबर 1953 को बनाया गया था। अब सुनिए, ये राज्य पुनर्गठन आयोग क्यों बनाया गया था? कारण आप जान चुके हैं, देश की जनता की डिमांड थी कि भारत का जो विभाजन हो वो भाषाई आधार पर हो, तो ये बना दिया गया। तो देखिए, अभी हम कहां पहुंचे थे? पी रामालू जो हैं उन्होंने क्या किया, आंध्र प्रदेश में अनशन किया। आंध्र प्रदेश को हमको भाषाई आधार पर गठित करना पड़ा। अब इसके बाद जब एक राज्य आपने भाषाई आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर डिक्लेयर कर दिया है कि अब भारत का पहला भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य आंध्र प्रदेश होगा, तो बाकी की जनता भी क्या करने वाली है? अब बाकी की जनता अपने राज्य के लिए डिमांड कर रही है। वो बोल रही है कि हमारे राज्य भी जो बनाया जाए वो बनाया जाए भाषा के आधार पर। और इसलिए सरकार को एक स्टेप उठाना पड़ी और सरकार ने क्या किया, इस हेतु कि भारत में राज्यों का गठन किस आधार पर हो, फिर से एक आयोग का गठन करते हैं और जिसका नाम दिया गया राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। अच्छा, ये कब बनाया गया? पीएससी का पहले बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, पूछ चुकी है पहले भी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन कब हुआ था। तो वो डेट है, आपको याद रखना है, 29 दिसंबर 1953, 29 दिसंबर 1953 को। क्लियर इतना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग है इसको बोला जाता है एसआरसी। क्या बोला जाता है इसको? एसआरसी, शॉर्ट में एसआरसी बोलते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग वाला जो आयोग है इसमें 3 सदस्य थे और 3 सदस्य में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था फजल अली। ठीक है, और ये जो फजल अली हैं, इन फजल अली को ही इस एसआरसी का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, इस आयोग के दूसरे जो सदस्य हैं उनका नाम था के.एम. पणिक्कर। ठीक है, और तीसरे जो व्यक्ति हैं इस आयोग में उनका नाम था हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू। अब देखिए, राज्य का पुनर्गठन आयोग जो बनाया गया, ये इसलिए बनाया गया था कि ये सरकार को ये सजेशन और रिपोर्ट दे सके कि भारत में कितने राज्यों का गठन किस आधार पर किया जाए। चलिए देखिए, एसआरसी के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। इसके 3 सदस्य हैं, फजल अली, के.एम. पणिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू। आपको याद रखना है कि एसआरसी के जो अध्यक्ष थे, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष, वो बनाए गए थे फजल अली। चलिए इसको डिटेल कर देता हूं क्योंकि पीएससी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। शुरू से उसने पीएससी ने पूछा है एसआरसी के बारे में। एक बार वो पूछ चुका है कि इसका गठन कब हुआ है, एक बार वो पूछ चुका है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन रहे, तो फजल अली रहे। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए 1953 का बना हुआ ये आयोग जिसको आप बोल रहे हैं एसआरसी, ठीक है, ये एसआरसी ने अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की थी उसके बाद 1956 में भारत में राज्यों का गठन होता है। कब गठन होता है, तो 1956 में। अच्छा, एसआरसी की जो रिपोर्ट बोलती है, एसआरसी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बोला गया था कि भारत में 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाए, मतलब 16 स्टेट्स की बात की थी और 3 यूनियन टेरिटरी बनाने को बोला गया था। लेकिन हमारी भारत सरकार ने जब निर्णय लिया तो अंतिम निर्णय से यह डिसीजन निकला कि भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएंगे, मतलब 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनाने का निर्णय लिया। और 1956 में भारत का जो गठन हुआ वो भारत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड हो गया। अब इन 14 राज्य के अंदर आपका मध्य प्रदेश भी गठित होने वाला एक राज्य भी था, मतलब मध्य प्रदेश का गठन इन 14 राज्य के अंदर हो चुका था। और मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। क्या इतनी बात आप समझ पाए? चलिए अब आपको क्या क्या याद रखना है मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा देता हूँ।
भारत के गठन की अगर हम बात करते हैं तो पहली जो कमेटी बनाई गई थी वो बनाई गई थी एस.के. धर कमेटी 1947 में राजेंद्र प्रसाद के द्वारा प्रस्तुत की गई थी या उनके सजेशन के आधार पर बनाई गई थी, जिसने अपना सजेशन जो दिया था वो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे दिया था, प्रशासनिक आधार पर, जिसको बाद में निरस्त कर दिया गया। उसके बाद अगले साल एक कमेटी बनती है जो जेवीपी कमेटी बनती है। इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट ये है कि इन जेवीपी में जेवीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो जे से जवाहरलाल नेहरू है, वी से वल्लभ भाई पटेल है, पी से पट्टाभी सिद्धारमैया है। इनका भी सजेशन रहा कि भारत में जो है राज्यों का गठन होना चाहिए प्रशासनिक आधार पर। उसके बाद एक व्यक्ति हैं 1953 में पी रामालू, जिन्होंने अनशन किया। अनशन के बाद उनकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद यहाँ के लोग जब उग्र हो जाते हैं, इनका आंदोलन जो शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था वो अब ज़्यादा उग्र हो चुका था, वायलेंस हो चुका था वहाँ पर। तो सरकार ने आंध्र प्रदेश को 1953 में पहला भारत का तेलुगु भाषी राज्य डिक्लेयर कर दिया, घोषित कर दिया। तो भारत का भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। जब आंध्र प्रदेश को राज्य बनाया तो बाकी राज्यों की भी ये डिमांड होने लगी कि हमें भी भाषाई आधार पर गठित कर दिया जाए। तो भाषाई आधार पर गठित करने के लिए 1953 में 29 दिसंबर को हमारी भारत सरकार ने एक निर्णय लिया कि एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया जाए, और वो 3 लोगों से मिलकर बनाया गया था, फजल अली, के एम पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली। अब देखिए, ये 1953 का जो आयोग था, इसने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की और बोला कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाइए। लेकिन सरकार ने क्या किया, 1956 में 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी के साथ, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी के साथ में भारत का डिवीजन कर दिया, और उसमें मध्य प्रदेश भी आपका बनने वाला एक राज्य था। भाषाई आधार पर मध्य प्रदेश का भी क्या हुआ, गठन हुआ। और मध्य प्रदेश का जो गठन होता है वो होता है 1 नवंबर 1956 को। क्या इतना आप समझ पाए? चलिए अब देखते हैं ये जो गठन की प्रक्रिया हुई, इसमें आगे क्या क्या हुआ है। ठीक है, देखिए हम फिर से चलते हैं 1947, जब आप आज़ाद हुए हैं। मध्य प्रदेश का अगर आप मैप देखेंगे तो मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश के साथ में जुड़ा हुआ था छत्तीसगढ़, और साथ में जुड़ा हुआ था महाराष्ट्र के कुछ एरियाज। मतलब आप इस समय बोल सकते हैं कि 1947 में जो मध्य प्रदेश बना था, ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र भी शामिल करता था। महाराष्ट्र का कुछ पार्ट था, पूरा नहीं था। इसके 8 क्षेत्र जो थे, 8 एरियाज जो थे वो हमारे पास थे। 8 क्षेत्र मध्य प्रदेश के साथ में थे। तो देखिए, अब इसके बाद 1947 से लगभग 1956 जब तक मध्य प्रदेश का गठन हुआ, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के 8 क्षेत्रों के साथ में मध्य प्रदेश बना था। 1956 में जब 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का गठन हुआ, ठीक है, अच्छा 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का गठन हुआ, इसीलिए इस 1 नवंबर को ही मध्य प्रदेश दिवस माना जाता है। इसको किस रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? तो मध्य प्रदेश फाउंडेशन डे या मध्य प्रदेश डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जब बनाया गया तो हमने ये जो महाराष्ट्र के 8 एरियाज हमारे पास थे, क्षेत्र हमारे पास थे 8, उनको हमने महाराष्ट्र को फिर से दे दिया। उसमें था आपका कुछ फेमस, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे नागपुर, अकोला, भंडारा, यवतमाल, चांदा, ऐसे कुछ क्षेत्र थे जो हमने महाराष्ट्र को फिर से दे दिए। अब हमारे पास बचता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, ठीक है, और ये स्थिति हमारी मध्य प्रदेश की बनी रही 1956 से लगा के 2000 तक। कब तक बनी रही? जब तक हमसे मध्य प्रदेश के से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हो गया। और उसके बाद आफ्टर 2000, मतलब 2000 के बाद मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, और आपको आज का जो मध्य प्रदेश दिखता है वो गठित हुआ। पता चलता है कि वो जो आज का मध्य प्रदेश का स्वरूप है वो आया है आपका 1 नवंबर 2000 को। क्या इतनी बात क्लियर है? तो चलिए देखिए, आपके पास 2000 के बाद मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया, और आज का जो मध्य प्रदेश आप देखते हैं वो आपको मिलेगा 2000 के बाद का। तो अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि कैसे 2000 के बाद मध्य प्रदेश में क्या क्या गठन हुआ, क्या क्या नए डेवलपमेंट हुए हैं, और हमें कहाँ से पढ़ना है? 1947 से लगा के। क्यों? अभी आपको बताया कि 565 रियासतें थी, 565 रियासतें, उसमें से कुछ रियासतों को मिलकर हमने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र वाला तीनों एक क्षेत्र बनाया था, जिसको 1956 में 1 नवंबर को डिसाइड किया गया था कि ये मध्य प्रदेश होगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ हमारे साथ था, जो 2000 में क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। तो ये पूरा जो है इसका डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।